और मैं। ध्यान दें कि आपको वित्तीय संकेत लेते समय उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपसे अलग खेल रहे हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुले के फूटने से घरेलू संपत्ति में $6.2 ट्रिलियन की कमी आई। आवास बुलबुले के अंत में $8 ट्रिलियन से अधिक की कटौती हुई। यह कहना कठिन है कि वित्तीय बुलबुले सामाजिक रूप से कितने विनाशकारी हो सकते हैं। वे जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये चीजें क्यों होती हैं? और ऐसा क्यों होता रहता है? हम अपना सबक क्यों नहीं सीख सकते? यहाँ सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मानव स्वभाव का एक अमिट गुण है। यह सच हो सकता है और अधिकांश के लिए यह पर्याप्त अच्छा उत्तर है। लेकिन अध्याय 1 से याद रखें, कोई भी पागल नहीं है। लोग वित्तीय निर्णय लेते हैं और उन्हें पछतावा होता है और वे अक्सर ऐसा कम जानकारी और बिना तर्क के करते हैं। लेकिन जब निर्णय लिए गए तो उन्हें समझ में आया। लालच पर बुलबुलों को दोष देने और वहीं रुकने से यह महत्वपूर्ण सबक छूट जाता है कि लोग किस तरह और क्यों तर्कसंगत निर्णय लेते हैं जो बाद में लालची निर्णय जैसा दिखता है। बुलबुले से सीखना कठिन क्यों है? इसका एक हिस्सा यह है कि वे कैंसर की तरह नहीं हैं, जहां बायोप्सी हमें स्पष्ट चेतावनी और निदान देती है। वे एक राजनीतिक दल के उत्थान और पतन के करीब हैं, जहां परिणाम तो पता चल जाता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश रिटर्न के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर है और हर समय हर परिसंपत्ति पर किसी न किसी का स्वामित्व होना चाहिए। इसका मतलब है कि बुलबुले का विचार हमेशा विवादास्पद रहेगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि उनके पास अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। पीछे मुड़कर देखने पर हम सबक सीखने की बजाय संदेहपूर्ण उंगलियां उठाने की अधिक संभावना रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पूरी तरह से यह समझाने में सक्षम होंगे कि बुलबुले क्यों होते हैं। यह पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। लगभग हमेशा कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी होते हैं और सभी विवादास्पद होते हैं। सरल उत्तरों के लिए यह बहुत जटिल विषय है, लेकिन मैं ऐसा होने का एक कारण प्रस्तावित करना चाहता हूं कि दोनों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यह आप पर व्यक्तिगत रूप से लागू होता है। निवेशक अक्सर मासूमियत से अन्य निवेशकों से संकेत लेते हैं जो उनसे अलग खेल खेल रहे हैं। वित्त में एक ऐसा विचार मौजूद है जो निर्दोष लगता है, लेकिन उसने बेहिसाब नुकसान किया है। यह धारणा है कि ऐसी दुनिया में परिसंपत्तियों की एक तर्कसंगत कीमत होती है, जहां निवेशकों के अलग अलग लक्ष्य और समय क्षितिज होते हैं। अपने आप से पूछें, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना भुगतान करना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष का समय क्षितिज है? फिर भुगतान की जाने वाली स्मार्ट कीमत में अगले 30 वर्षों में गूगल के रियायती नकदी प्रवाह का एक गंभीर विश्लेषण शामिल है। क्या आप 10 वर्षों के भीतर नकदी निकालना चाह रहे हैं? फिर अगले दशक में तकनीकी उद्योग की क्षमता के विश्लेषण से भुगतान की जाने वाली कीमत का पता लगाया जा सकता है और क्या गूगल प्रबंधन अपने दृष्टिकोण पर अमल कर सकता है। क्या आप 1 साल के भीतर बेचना चाह रहे हैं? फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्रों पर ध्यान दें और क्या हमारे पास मंदी का बाजार होगा? क्या आप एक दिहाड़ी व्यापारी हैं? फिर भुगतान करने की स्मार्ट कीमत यह है कि कौन परवाह करता है, क्योंकि आप अभी और दोपहर के भोजन के बीच जो कुछ भी होता है उसमें से कुछ रुपए निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सकता है। जब निवेशकों के पास अलग अलग लक्ष्य और समय क्षितिज होते हैं और वे हर परिसंपत्ति वर्ग में होते हैं, जो कीमतें एक व्यक्ति के लिए हास्यास्पद लगती हैं, वे दूसरे के लिए समझ में आ सकती हैं,
क्योंकि जिन कारकों पर निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग अलग होते हैं। 1990 के दशक के .com बुलबुले को ही लीजिए, लोग याहू को देख सकते हैं। 1999 में स्टॉक करें और कहें वह पागलपन था, 1 अरब गुना राजस्व, मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कई निवेशक जिनके पास याहू का स्वामित्व था, 1999 में स्टॉक की समयावधि इतनी कम थी कि उनके लिए हास्यास्पद कीमत चुकाना उचित समझा। चाहे याहू एक दैनिक व्यापारी वह पूरा कर सकता है जो उसे चाहिए। जब तक यह उस दिन सही दिशा में आगे बढ़ गया तब तक $5 प्रति शेयर या $500 प्रति शेयर पर था, और ऐसा वर्षों तक हुआ। वित्त का एक लौह नियम यह है कि पैसा जितना संभव हो उतना रिटर्न का पीछा करता है। यदि किसी परिसंपत्ति में गति है, यह कुछ समय के लिए लगातार ऊपर बढ़ रही है, तो अल्पकालिक व्यापारियों के एक समूह के लिए यह मान लेना पागलपन नहीं है कि यह आगे बढ़ती रहेगी। अनिश्चित काल तक नहीं, बस थोड़े समय के लिए ही उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। मोमेंटम अल्पकालिक व्यापारियों को उचित तरीके से आकर्षित करता है, फिर यह दौड़ के लिए रवाना हो गया है। बुलबुले तब बनते हैं जब अल्पकालिक रिटर्न की गति इतना पैसा आकर्षित करती है कि निवेशकों का स्वरूप ज्यादातर दीर्घकालिक से ज्यादातर अल्पकालिक में बदल जाता है। वह प्रक्रिया अपने आप पोषित होती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पकालिक रिटर्न बढ़ाते हैं, वे और भी अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। बहुत पहले, और इसमें अक्सर अधिक समय नहीं लगता, सबसे अधिक अधिकार वाले प्रमुख बाजार मूल्य निर्धारक कम समय क्षितिज वाले होते हैं। बुलबुले बढ़ते मूल्यांकन के बारे में इतने अधिक नहीं हैं। यह किसी और चीज का एक लक्षण मात्र है। जैसे जैसे अधिक अल्पकालिक व्यापारी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं, समय सीमा सिकुड़ती जाती है। यह कहना आम बात है कि .com बुलबुला भविष्य के बारे में अतार्किक आशावाद का समय था। लेकिन उस युग की सबसे आम सुर्खियों में से एक रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम की घोषणा थी, जो तब होता है जब निवेशक एक ही दिन में खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं। निवेशक विशेषकर कीमतें तय करने वाले अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का वार्षिक टर्नओवर 120% था, जिसका अर्थ है कि वे अधिक से अधिक अगले 8 महीनों के बारे में सोच रहे थे। वैसे ही व्यक्तिगत निवेशक भी थे जिन्होंने उन म्यूचुअल फंडों को खरीदा था। मैगी महार ने अपनी पुस्तक बुल में लिखा है, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोर कार्ड को हर 3 महीने में छपने वाली रिपोर्टों से बदल दिया था। इस बदलाव ने निवेशकों को प्रदर्शन का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। वे चार्ट के शीर्ष पर मौजूद फंडों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े, ठीक उस समय जब वे सबसे महंगे थे। यह दिन के कारोबार, अल्पकालिक विकल्प अनुबंध और मिनट दर मिनट बाजार टिप्पणी का युग था। यह उस तरह की चीज नहीं है जिसे आप दीर्घकालिक विचारों से जोड़ेंगे। 2000 के दशक के मध्य में हाउसिंग बबल के दौरान भी यही हुआ था। अगले 10 वर्षों तक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2 बेडरूम वाले फ्लोरिडा ट्रैक घर के लिए 700,000 का भुगतान करना उचित ठहराना कठिन है। लेकिन अगर आप त्वरित लाभ कमाने के लिए घर को कुछ महीनों में बढ़ती कीमतों वाले बाजार में बदलने की योजना बना रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही है। यह वही है जो कई लोग बुलबुले के दौरान कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन पर नजर रखने वाली कंपनी एटम के डेटा से पता चलता है कि अमेरिका में 12 महीने की अवधि में 1 से अधिक बार बिकने वाले घरों की संख्या बुलबुले के दौरान 5 गुना बढ़ गई। 2000 की पहली तिमाही में 20,000 से बढ़कर 2004 की पहली तिमाही में 1 लाख से अधिक। बुलबुले के बाद फ्लिपिंग 40,000 प्रति तिमाही से भी कम हो गई, जहां से यह मोटे तौर पर बनी हुई है।
क्या आपको लगता है कि इन फ्लिपर्स को दीर्घकालिक मूल्य से किराया अनुपात की परवाह है, या क्या उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतें दीर्घकालिक आय वृद्धि द्वारा समर्थित थीं? बिल्कुल नहीं। वे संख्याएं उनके खेल के लिए प्रासंगिक नहीं थीं। फ्लिपर्स के लिए मायने रखने वाली एकमात्र बात यह थी कि घर की कीमत इस महीने की तुलना में अगले महीने अधिक होगी, और कई वर्षों तक यह था। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज कह सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार कह सकते हैं, आप उनकी भारी जोखिम लेने की इच्छा पर अपना सिर हिला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सभी को अतार्किक कह सकते हैं। बुलबुलों का बनना लोगों के लंबी अवधि के निवेश में अतार्किक रूप से भाग लेने के बारे में नहीं है। वे उन लोगों के बारे में हैं जो कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पकालिक व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि उस गति को हासिल किया जा सके जो खुद को खिला रही थी। जब गति बड़ी अल्पकालिक रिटर्न क्षमता पैदा करती है, तो आप लोगों से क्या करने की उम्मीद करते हैं? बैठो और धैर्यपूर्वक देखो? कभी नहीं। दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। मुनाफा हमेशा पीछा किया जाएगा, और अल्पकालिक व्यापारी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां दीर्घकालिक निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों, विशेष रूप से मूल्यांकन के आसपास, को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि वे खेले जा रहे खेल के लिए अप्रासंगिक हैं। यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, और जहां समस्याएं शुरू होती हैं। बुलबुले तब अपना नुकसान करते हैं जब एक गेम खेलने वाले दीर्घकालिक निवेशक दूसरे गेम खेलने वाले अल्पकालिक व्यापारियों से संकेत लेना शुरू कर देते हैं। 1999 में सिस्को का स्टॉक 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस कीमत पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन था, जो कि पागलपन है। कुछ लोगों ने वास्तव में सोचा था कि यह इतना मूल्यवान है। दिहाड़ी व्यापारी बस अपनी मौजमस्ती कर रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मैल्कियल ने एक बार बताया था कि उस मूल्यांकन पर सिस्को की निहित विकास दर का मतलब है कि यह 20 वर्षों के भीतर पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि आप 1999 में दीर्घकालिक निवेशक थे, तो $60 ही खरीदने के लिए उपलब्ध एकमात्र मूल्य था, और कई लोग इसे उस कीमत पर खरीद रहे थे। तो आपने चारों ओर देखा होगा और खुद से कहा होगा, वाह, शायद ये अन्य निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, शायद आप भी इसके साथ चले। आपको इसके बारे में स्मार्ट भी लगा। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जो व्यापारी स्टॉक का सीमांत मूल्य निर्धारित कर रहे थे, वे आपसे अलग खेल खेल रहे थे। व्यापारियों के लिए $60 प्रति शेयर एक उचित मूल्य था, क्योंकि उन्होंने दिन के अंत से पहले स्टॉक बेचने की योजना बनाई थी, जब इसकी कीमत संभवतः अधिक होगी। लेकिन $60 आपके लिए एक आपदा थी, क्योंकि आपने लंबे समय तक शेयर रखने की योजना बनाई थी। इन दोनों निवेशकों को शायद ही कभी पता हो कि एक दूसरे का अस्तित्व है, लेकिन वे एक ही मैदान पर हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। जब उनकी राहें आपस में टकराती हैं, तो किसी को चोट लग जाती है। कई वित्त और निवेश निर्णय यह देखने में निहित होते हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं, और या तो उनकी नकल करते हैं या उनके खिलाफ दांव लगाते हैं। लेकिन जब आप नहीं जानते कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि वे कब तक ऐसा व्यवहार करते रहेंगे। इससे उनका मन क्या बदल जाएगा, या क्या वे कभी अपना सबक सीख पाएंगे। जब CNBC पर एक टिप्पणीकार कहता है, आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, तो ध्यान रखें कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। क्या आप एक किशोर हैं जो मनोरंजन के लिए व्यापार कर रहे हैं? सीमित बजट पर एक बुजुर्ग विधवा। क्या कोई हेज फंड मैनेजर तिमाही खत्म होने से पहले आपके बही खाते को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है?
क्या हमें यह सोचना चाहिए कि उन 3 लोगों की प्राथमिकताएं समान हैं और कोई विशेष स्टॉक जिस भी स्तर पर कारोबार कर रहा है वह उन तीनों के लिए सही है? यह पागलपन है। यह समझना कठिन है कि अन्य निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के एक एंकर को यह एहसास नहीं है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपके नजरिए से अलग नजरिए से देख सकते हैं। बढ़ती कीमतें सभी निवेशकों को उस तरह आकर्षित करती हैं जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ विपणक ईर्ष्या करते हैं। वे एक ऐसी दवा हैं जो मूल्यसचेत निवेशकों को नम आंखों वाले आशावादियों में बदल सकती है, जो उनसे अलग खेल खेलने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से अपनी वास्तविकता से अलग हो जाते हैं। अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों के बहकावे में आने से आपके पैसे खर्च करने के तरीके पर भी असर पड़ सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च विशेष रूप से विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्मता से उन लोगों से प्रभावित होता है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्मता से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। लेकिन जब हम यह देख सकते हैं कि दूसरे लोग कारों, घरों, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, तो हमें उनके लक्ष्य, चिंताएं और आकांक्षाएं देखने को नहीं मिलती हैं। एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में भागीदार बनने का लक्ष्य रखने वाले एक युवा वकील को ऐसी उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है जिसकी मुझे, एक लेखक जो स्वेटपैंट में काम कर सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी अपनी अपेक्षाओं को निर्धारित करती है तो मैं संभावित निराशा की राह पर भटक रहा हूं, क्योंकि मैं उसके द्वारा प्राप्त करियर को बढ़ावा दिए बिना पैसा खर्च कर रहा हूं। हम शायद अलग अलग शैलियां भी न हो, हम बस एक अलग खेल खेल रहे हैं। इसे समझने में मुझे कई साल लग गए। यहाँ एक बात यह है कि पैसे के मामले में कुछ चीजें आपके समय सीमा को समझने और आपसे अलग गेम खेलने वाले लोगों के कार्यों और व्यवहारों से प्रभावित न होने से ज्यादा मायने रखती हैं। मुख्य बात जो मैं सुझा सकता हूँ वह यह है कि आप यह पहचानें कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं। हम पैसा निवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निवेशक कहते हैं, जैसे कि वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हों, सभी समान नियमों के साथ एक ही खेल खेल रहे हों। जब आपको एहसास होता है कि यह धारणा कितनी गलत है, तो आप देखेंगे कि यह पहचानना कितना महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। मैं अपना पैसा कैसे निवेश करता हूँ, इसका विवरण अध्याय 20 में दिया गया है। लेकिन कई साल पहले मैंने लिखा था, मैं एक निष्क्रिय निवेशक हूँ जो दुनिया में वास्तविक आर्थिक विकास उत्पन्न करने की क्षमता को लेकर आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 वर्षों में यह विकास हासिल होगा। मेरे निवेश। यह अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उस मिशन वक्तव्य को लिख लेते हैं तो आपको वह सब कुछ पता चलता है जो इससे संबंधित नहीं है। इस साल बाजार ने क्या किया, या क्या हमारे पास अगले साल मंदी होगी, एक खेल का हिस्सा है जिसे मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके द्वारा मनाए जाने का कोई खतरा नहीं है। आगे निराशावाद के बारे में बात करते हैं।